हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। हम लेके हाजिर है आपके लिए टेस्ट डिस्कशन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे मेरे भाई, वो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। तबीयत कुछ जो है सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे रेस्ट नहीं ली कि आप लोग को मेरे भाई का क्लास ले लिया जाए क्या, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा सामने बहुत जल्द जो है। दरोगा का भी एग्जाम का डेट आइए गया है, 26 दिसंबर को लेगा। अगर बीपीएससी के अभी एग्जाम का डेट दे दिया है, उसमें करंट खूब पूछता है। ठीक है, तो मेरे भाई सारे पॉइंट लिखिएगा। बोलेंगे कम क्योंकि बोले में अभी भी परेशानी हो रही है थोड़ा बहुत, लेकिन सारे पॉइंट का हम लिख देंगे। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि मधुवन एवं बासखेरा का अभिलेख का संबंध किससे है। चलिए इसका बनाइए तो आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहता है, बनाइए तो आप लोग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि मधुवन और बासखेरा का संबंध किससे। ठीक है, बनाइए तो। कहता है ए में रुद्र दामन है, बी में कहता है खारबेल है, सी में कहता है स्कंदगुप्त है, और डी में कहता है हर्षवर्धन। पिछले क्लास में भी सारे पॉइंट इस पर लिखा दिए थे, तो इसलिए फटाफट आप लोग बनाइए तो इसका आंसर जो है मेरे भाई क्या होगा। ठीक ना, चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कहता है मधुवन और बासखेरा का संबंध किस अभिलेख से है। का अभिलेख जो है यह है हर्षवर्धन से। किस शासक से? हर्षवर्धन से। इसका लिखिएगा भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्र दामन से है। ठीक है, जूनागढ़ का है। और खारबेल का आप लोग बताइए, खारबेल का कौन सा अभिलेख है मेरे भाई। चलिए नोट कीजिएगा सारे पॉइंट। इसका संबंध जो है मेरे भाई हर्षवर्धन से है। ठीक है, पूछे थे खारबेल से किसका है, तो लिखिएगा हाथी गुफा। लिख लीजिएगा हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है वह खारबेल से। तो आपको पहला का आंसर निकल गया डी नंबर। चलिए दूसरा देखते हैं। कहता है किस काल में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। कहता है किस काल से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुआ। बात करें यवन शासक का है या का है हिंद यूनानी। नोट कीजिएगा, या हिंद यूनानी का है। तो लिखिएगा यह सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। किसका सिक्का चलाया मेरे भाई? सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। ठीक है, गुप्त काल के लिखिए। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चला? गुप्त काल में चला। ठीक है, कुषाण काल में बात करें तो कुषाण काल में जो सोना चला वह सर्वाधिक, कुषाण काल में जो सोना चला, सिक्का चला सोने का, वह सर्वाधिक शुद्ध था। क्या था? शुद्ध था। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के किसने चलाया? गुप्त शासकों ने चलाया। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाया। लेकिन सर्वप्रथम पूछेगा सोने के सिक्के तो यवन शासकों या हिंद नानी ने चलाया। और सर्वप्रथम लिखिएगा यवन शासक ही सिक्कों पर जो है उत्कीर्ण अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा था किस काल में सर्वाधिक सिक्का प्राप्त हुआ? मौर्य काल में। इसको ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सिक्का से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ सोना वोना नहीं कहा है, सोचे कहा है कि सबसे अधिक सिक्का किस काल में प्राप्त हुआ है। तो हो जाएगा आंसर मेरे भाई मौर्य काल। अच्छे से नोट कीजिएगा, ये सारे पॉइंट परीक्षा में पूछता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रकार का सिक्का किसने चलाया, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रकार का सिक्का किसने चलाया, तो नोट कीजिएगा यह जो चलाया था
कौन चलाया था? सातवाहन शासक। सातवाहन शासक जो है 5 प्रकार का सिक्का चलाया था। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किस कारखाना अधिनियम में पुरुषों को 12 घंटे काम करने पर रोक लगा? देखिए 3 कारखाना अधिनियम आया। 1881 में कहा गया कि 7 वर्ष के बच्चे जो है कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं। कहा कि 7 वर्ष से ऊपर यानी 7 से 9 वर्ष तक के बच्चे जो है काम करेंगे, और कहा कि इन्हें जो है काम जो है 9 घंटा लिया जाएगा, 1 घंटे का छूट दिया जाएगा, 1 घंटे का छूट दिया जाएगा, और सप्ताह में उन्हें 4 दिन जो है 4 सप्ताह में 4 दिन छुट्टी दी जाएगी। 1881 में लिखिएगा। जबकि 1891 में कहा गया, 1891 में कहा गया कि 9 वर्ष के बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया कि 9 से 12 वर्ष तक के बच्चे काम करेंगे। प्रतिदिन कितना घंटा? 7 घंटा काम करेंगे। क्या घंटा काम करेंगे? 7 घंटा काम करेंगे। ठीक है, और पुरुषों के काम जो है 12 घंटा कर दिया गया। वह 1911 के कारखाना अधिनियम में कहा गया कि पुरुषों जो है अब काम कितना घंटा करेंगे? 12 घंटा करेंगे। क्या घंटा करेंगे? 12 घंटा करेंगे। और दूसरा लिखिएगा कि कहा गया क्या कि अल्पवायु के बच्चों को लिखिएगा रात्रि में काम करने पर रोक लगा दिया गया। कहा गया कि जो अल्पवायु के जो बच्चे होंगे वह रात्रि में काम नहीं करेंगे। चलिए तो सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कर लीजिए। सारा पर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम जो था वह 7 वर्ष तक के बच्चे के लिए तक काम जो है नहीं था कि 7 वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे वह काम करेंगे। प्रतिदिन कितना? 9 घंटे, 1 घंटा की छुट्टी, और सप्ताह में 4 दिन छुट्टी। यह 7 से 12 था। चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? देखिए बात करते हैं 18 में लिखिएगा उपाधि कांत है। 19 में लिखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता। कहने का मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, क्या यह सारा स्वतंत्रता है। 15 में लिखिएगा धर्म नस्ल जाति का भेदभाव। इसमें क्या है? धर्म नस्ल जाति का भेदभाव, ठीक है, नहीं करना। और 23 में हो गया आपका क्या? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहने का मतलब है मेरे भाई किसी भी बच्चे को आप शोषण नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती कारखाने में काम जो है नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और यह जो है शोषण किया जाता था और एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था। इसे किसे दिया था? क्वेश्चन क्या था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो की चर्चा जो कर रहा था किस अनुच्छेद में है? तो लिखिए अनुच्छेद कितना हो गया? 23 में लिखिए। ठीक है, बंधुआ मजदूर से संबंधित भारत सरकार जो है संसद द्वारा कानून बनाया गया। लिखिएगा 1976 में बंधुआ मजदूर क्या हो गया? बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1976 में। नोट कीजिएगा 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है पारित किया गया था। इसी को देखते हुए, बाल श्रम को देखते हुए, क्योंकि जबरदस्ती बच्चे से कारखाने में काम जो है करवाया जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लेकिन कि उच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रम पुनर्वास कल्याण फंड अगर आपसे पूछ ले कि कब किया गया था, तो लिखिएगा कि उच्च न्यायालय द्वारा
अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रम पुनर्वास फंड, क्या बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रम पुनर्वास फंड, इसकी स्थापना 1996 में हुआ। अगर आपसे पूछ ले तो क्या मतलब तो आप खत्म कर दिए, जो बच्चे जो मुक्त होंगे उसको भी कुछ चाहिए ना, उसके लिए क्या करने के रहने के लिए, तो बाल श्रम जो है पुनर्वास फंड जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया, 1996 में स्थापना किया गया था। क्योंकि बाल मजदूर जो मुक्त होगा वो रहेगा कहाँ, तो कुछ को नाशालय में भी रखा जाता था, और बाल श्रम पुनर्वास इसके लिए जो है सहायता के लिए फंड ला गया 1996 में। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में टपकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, ठीक है, तो बाल श्रम पुनर्वास फंड था, मतलब बाल के कल्याण के लिए था। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही तो लिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। कहता है भारत में संसद द्वारा चौथा परिसीमन आयोग का गठन। देखिए पहला परिसीमन 1952 में जो है पहला परिसीमन आयोग का गठन होता है। 1962 में लिखिएगा दूसरा परिसीमन आयोग का गठन होता है। तीसरा परिसीमन आयोग का गठन जो होता है वो 1973 में तीसरा होता है, और चौथा होता है 2002 में। लेकिन अगर पूछे चौथा परिसीमन आयोग तो लिखिएगा कि यह अपना रिपोर्ट कब देता है, तो लिखिए रिपोर्ट यह 2008 में क्या करता है, पेश करता है। कब करता है, पेश करता है 2008 में। सारे नोट कर लीजिएगा। कहता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। देखिए गरीबी जो उन्मूलन था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। समता का इसका था न्यायपूर्ण विकास, समता के साथ विकास, ठीक है। किसका, 9वीं पंचवर्षीय योजना का। बात करें 6ठी पंचवर्षीय योजना, अगर आपसे पूछेगा कि आपसे पूछे ट्राइसेम डोआकरा, लिखिएगा ट्राइसेम डोआकरा, क्या कर रहे हैं, ट्राइसेम, उसके बाद डोआकरा कार्यक्रम जो है वह सभी किसके लिए आए थे, रोजगार सृजित करने के लिए, ग्रामीण रोजगार के लिए तैयार था 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो कह रहा था किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो है गरीबी उन्मूलन था, तो आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह किस पर आधारित था, तो बताए थे कि हेराल्ड डोमर पर था। दूसरा जो बताए थे कि पीसी महालनोबिस पर था। तीसरा दोनों का मिला जुला था। चौथा जो था वह किस पर था, गॉडगिल पर था, लिखिएगा गॉडगिल। और 5वां जो था वह धड़ पर था, ठीक है। बताए थे कि जब कोई व्यक्ति, इस दोनों में आदमी बच्चे जो है खूब फंसे, तो बताए थे कि जब कोई व्यक्ति पहली बार काम करता है मेरे भाई, तो क्या होता है, अपना काम में जो है हिराल रहता है, खूब बिजी रहता है। पहला बार काम करेगा तो लोड ज्यादा रहता है, धीरे धीरे वो लोड समान होता है, तो उसमें जो है बिजी रहता है, क्योंकि चाहता है कि अधिक से अधिक हमारी दुकान चले उसके लिए। तो वह जो है उसने अपना काम में हिरा गया। तो पहला का हो गया हेराल्ड डोमर और दूसरा हो गया पीसी महालनोबिस। तो उम्मीद है कि अब जो है नहीं फंसीएगा, तो सारे बार नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए मेरे भाई 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि आंगनबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम कब चलाया गया था। चलिए बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए तो मेरे भाई। देखिए बात करते 1969-70 में, तो लिखिएगा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लाया गया था 1969-70 में। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण इलाके को पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था, ठीक है। 2000 की बात करें तो इसमें लिखिएगा बालिका विकास योजना लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था
बालिकाओं का विकास करना, सृजन करना, विकास करना। चलिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1900 क्या हो जाएगा, 1970-71 में इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, इसका भी उद्देश्य था बालिका का विकास करना है। बालिका का क्या करना, विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बालिका का क्या करना, बालिका कल्याण के लिए, बालिका कल्याण के लिए लाया गया था। किसके लिए, बालिका कल्याण के लिए पोषाहार जो है लाया गया था। उसके बाद क्या बताया, 1969-70 में ग्रामीण विद्युतीकरण लाया गया, ठीक है। उसके बाद 2000 में, ठीक है, यह होगा 1985-86 में बालिका। 2000 में लिखिए अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। बालिका विकास कार्यक्रम जो 1985-86 में आया था, ठीक है। 2000 में लिखिएगा अंत्योदय अन्न योजना आया। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण स्तर पर जो है रोजगार सृजन करना। किसके लिए, ग्रामीण रोजगार पर रोजगार सृजन करने का इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ग्रामीण विद्युतीकरण कब है, 1969-70 में आया। बालिका विकास योजना कब है, 1985-86 में आया। अंत्योदय अन्न योजना जो है कब आया, रोजगार सृजन की दृष्टि से 2000 में आया। और अगर आपसे पूछे कि आंगनबाड़ी पोषाहार जो 1970-71 में चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था बालिका कल्याण, बालिका छोटे जो बच्चे होते हैं उसके कल्याण के लिए। चलिए सारे को नोट कर लीजिएगा। कहता है कि हिमालय की चोटी की ऊंचाई दृष्टि से दूसरी चोटी कौन हो जाएगा। देखिए कि दूसरी चोटी कौन हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा फटाफट बताइए। तो बात करते हैं एवरेस्ट का, तो कितना है, 8,848 मीटर है इसका। बात करें इसका तो 85-98 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा कितना है, 85-98 मीटर जो है कंचनजंगा का है, ठीक है। बात करें उसका तो इसका जो है लिखिएगा 84-85 मीटर है सर्व ऊंचाई जो है। बात करते हैं एवरेस्ट कितना 88-48 मीटर है, कंचनजंगा 85-98 है। और मकालू की बात करते हैं कितना है, 84-85, मकालू का 84-85 है, ठीक है। और बात करें इसका तो इसका है 88-72 नहीं 81-72 है, कितना है 81-72 सारे पर नोट करिएगा, ठीक है। 81-72 मीटर धौलागिरी का है। मकालू का कितना है 8,485 मीटर है। उसका कंचनजंगा कितना है 8,598 मीटर है। तो कहता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई की दृष्टि से दूसरा कौन हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। हिमालय जो लिखिएगा, हिमालय जो है हिमालय लिखिएगा, यह जो है बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। लिखिएगा बृहत हिमालय को क्या कहते हैं, लिखिएगा बृहत हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। लिखिएगा बृहत हिमालय, एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह बृहत हिमालय में आता है। और बृहत हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। सारे प्रश्न से नोट कीजिएगा। उसके बाद कहता है ब्लू माउंटेन किसका उपनाम है। तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन कहा जाता है। पंजाब हिमालय की बात करें तो लिखिएगा सिंधु से लेकर सतलज तक जो है यह फैला हुआ है। कौन, पंजाब हिमालय। पिछले क्लास में भी सारे पढ़ लिखाए थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम वाले सारे पढ़ लिखा दिए थे, ठीक है। कुडाई कनाल जो पहाड़ी है वह पानी के पहाड़ी में पड़ता है, कुडाई कनाल। तो कहता है ब्लू माउंटेन जो है किसका उपनाम हो। आंसर हो गया आपका क्या हो जाएगा, नीलगिरी। चलिए नोट कर लीजिए। मकालू की लंबाई कितना है 8,485 है। और 81-72 मीटर धौलागिरी का है। कंचनजंगा 85-98 माउंट एवरेस्ट का है। यह जो है कहाँ पड़ता है, बृहत हिमालय में पड़ता है। और बृहत हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए मेरे भाई 10वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल कहता क्या है कि एक लड़का एक गेंद को 60 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। तो कहता बताया कि वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जो है उछाल सकता है। बनाइए तो फटाफट। ये तो क्या क्वेश्चन रिवीजन हुआ मेरे भाई, रिपीट को बना सकते हैं। चलिए फटाफट बनाइए तो इसका आंसर कितना आएगा
चलिए 30 सेकंड के अंदर फटाफट बना के आंसर बोलिए। चलिए देखिए, आर मैक्सिमम बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी, क्या होता है देखिए, कहता है कि एक लड़का एक गेंद को 60 मीटर का अधिकतम ऊंचाई तक जो है फेंक सकता है ना, फेंक सकता है। क्षैतिज दूरी अधिकतम जो है, क्षैतिज दूरी अधिकतम फेंक सकता है। इसका मतलब इसका जो है आर मैक्सिमम का मान जो है दिया हुआ है, मतलब अधिकतम दूरी, मतलब आर मैक्सिमम है यू स्क्वायर बाई जी। इसका फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटा जी, और यह दिया हुआ है 60 मीटर। लेकिन अब पूछ रहा है कितना ऊंचाई तक जब फेंक सकता है, तो कहता है कि बताए कि कितनी अधिकतम ऊंचाई, मतलब ऊपर की ओर कितना अधिकतम ऊंचाई उछालेगा। जैसे मान लीजिए यह कोई गेंद है, अब इसको फेंकेगा तो इस तरीके से आएगा, तो अधिकतम जो है मैक्सिमम जो क्षैतिज दूरी जो हुआ, यह जो हुआ क्षैतिज दूरी आर मैक्स हुआ, और अधिकतम कहा कि 60 में प्राप्त कर सकता है। तो कहता है कि अधिकतम ऊंचाई जो एच है वो कितना जो अधिकतम ऊंचाई तक उछाल पाएगा। ठीक है, तो देखिए बताए थे थ्योरी में पिछले क्लास में जब प्रोजेक्टाइल मोशन पर आए थे, तो अगर ध्यान से देखे होंगे तो बताए थे मेरे भाई कि एक लड़का जब किसी गेंद को जब अधिकतम क्षैतिज परास पर दिखता है, अधिकतम क्षैतिज परास दिया हुआ हो, अगर उसमें पूछेगा अधिकतम कितना ऊंचाई उछालेगा, तो हमेशा अधिकतम ऊंचाई जो होता है क्षैतिज परास का क्या होता है, आधा होता है। अगर ये नोट मेरे भाई अगर याद होगा तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और इसका आंसर जो है 30 मीटर मार का निकल जाएंगे। ठीक है, 30 मीटर मार का निकल जाएंगे, ये बताए थे। लेकिन फिर भी चलिए, आपको समझाना है तो बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला से बनाइए, आर मैक्स बराबर टी स्क्वायर बटा जी बराबर कितना हो गया 60 मीटर। ये इसका फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम। निकालना क्या है, अधिकतम ऊंचाई एच निकालना है। तो एच क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर जी गुने 1/2 को हम बाहर कर दिए। अब देखिए इसका मान जो है मेरे भाई दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ना, तो 60 गुने 1/2 कितना आ गया 30 बराबर 30 मीटर। अभी ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि जब किसी वस्तु को, किसी गेंद को कहेगा कि 60 में अधिकतम क्षैतिज परास दिया हुआ हो और उसमें पूछे कि अधिकतम कितना उछाल पाएगा अधिकतम ऊंचाई, तो हमेशा क्षैतिज परास का आधा ऊंचाई तक को उछाल पाता है। इसका जो क्षैतिज परास जो इतना दूर है उसका सिर्फ आधा ही उछाल पाता है। ठीक है, फिर नोट ध्यान में रखिएगा। तो बिना बनाए हुए इसका आंसर डायरेक्ट मारिएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला से बनाइएगा, लेकिन यह जो है नोट याद रखिएगा मेरे भाई, 1 सेकंड में बन जाएगा, आपका समय बचाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है 11वां क्वेश्चन, कहता है जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली 1000 मीटर का अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करता है। मतलब कि यहाँ भी दिया हुआ है आर मैक्सिमम यानी यू स्क्वायर बाई जी का मान दिया हुआ है 1000 मीटर जाता है। ठीक है, तो पूछ कर रहा है गोली को किस वेग से फेंके, मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यू, क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है। तो यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1000 मीटर और गुने हो जाएगा जी। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और जी का मान कितना हुआ है 10 दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मान हम डायरेक्ट 10 बैठा दिए, समझ गए। यहाँ से आर मैक्सिमम बराबर दिया हुआ है, मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी, और अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है गोली 1000 मीटर, यानी यू बराबर बटा जी का मान दिया हुआ है 1000। ठीक है मीटर, तो यू को जब इधर लाएंगे तो जी चला जाएगा उधर हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 1000 मीटर गुने जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड इसमें दिया हुआ है तो उतना ही लेंगे। तो यू अगर इस पर से स्क्वायर जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये देखिए 10,000 वर्गमूल हो जाएगा 1000, यानी गोली जो है
ये 10,000 हो जाएगा ना। 10 का वर्गमूल कितना है? 1,000 रहेगा। यानी गोली जो बंदूक से छोड़ा गया था वो 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ा गया था। चलिए बना लीजिए। चलिए सारे न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा। देखिए कहता है बल का बीमा क्या हो, बताइए तो इसमें बल का बीमा क्या है? बल का बीमा पूछ रहा है, ठीक है, बताइए तो इसमें बल का बीमा क्या होगा मेरे भाई? सारे पॉइंट को अच्छे से जो है ना नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को बार बार जो है रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। देखिए बात करें इसका तो लिखिएगा यह प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का बीमा है, ठीक है। इसके बात करें तो यह नोट कीजिएगा आवेग का वेग खूब पूछता है। और एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी का, इसका है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी होता है, ठीक है। उसका मान, उसका बीमा क्या होता है? m-1 L3t-2 गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का। आवेग का हो जाएगा ml-1t-2। प्लांक नियतांक का होता है ml2t-2। बल का बीमा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर ml-t-2। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए तो। देखिए मेरा भाई कहता है क्या कि इंसुलेटर का प्रतिरोध क्या होता है, बनाइए तो। कहता है किसी भी इंसुलेटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, कहता है कम होता है, क्या होगा? किसी भी इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई वो उच्च होता है, उच्च होगा। जब प्रतिरोध जब उच्च होगा तो उस बॉडी में जो है करंट नहीं, जैसे कार का कवर है, ठीक है, उसका इंसुलेटर जो होता है उसका प्रतिरोध काफी उच्च होता है। चलिए कहता है चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? कह रहा है कि चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लिखिए तो इसका क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए 82 किसका होता है? तो लिखिएगा सीसा का होता है। 50 किसका होता है? लिखिएगा टीन का होता है। 35 लिखिएगा परमाणु संख्या ब्रोमीन का होता है। लोहा का कितना हो जाएगा? लोहा चांदी का 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। क्या होता है? चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? चांदी का हो गया 47। शीशा का कितना होता है मेरे भाई? 82। टीन का कितना होता है? 50। ब्रोमीन का 35 और चांदी का पूछे कितना हो जाएगा? 47। अगर पूछ ले आपसे लिखिएगा लोहा पूछता है, लोहा कितना हो जाएगा? 26। हाइड्रोजन का पूछता है तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1। सोडियम का पूछता है लिखिएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। सारे नोट कर लीजिएगा। कहता है कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? लिखिएगा ईरान प्लस ब्रिटेन, दोनों का क्या है? गुलाब का फूल। खुखड़ी जो है लिखिएगा ये नेपाल का है। किसका है? नेपाल का है खुखड़ी। ईगल की बात करें तो लिखिएगा ईगल जो है स्पेन का है। किसका है? स्पेन का। बच कौन गया? जब गुलदावदी। आंसर हो गया आपका गुलदावदी। स्पेन, ईगल किसका है? स्पेन का है। खुखरी जो है किसका है? नेपाल का। गुलाब का फूल ईरान का भी है और ब्रिटेन का भी है। सारे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए मेरा भाई 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्त्री की गर्भाशय का भार क्या होगा जब कभी संतान को जन्म नहीं दिया हो? जो कभी संतान को जन्म नहीं दिया है उसका भार कितना होता है? लिखिएगा जो स्त्री कभी संतान जन्म नहीं दी है, यानी कह सकते हैं कुंवारी लड़की, इसका भार जो होता है गर्भाशय का 50 ग्राम होता है। लेकिन जो बच्चे को जन्म दे दी है, ठीक है, तो जो बच्चे को जन्म दी है उस स्त्री का लिखिएगा 100 ग्राम। क्या लिखिएगा? जन्म देने के बाद, मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद जो है स्त्री का जो है गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। देखिए कहता एक बार सांस लेने की क्रिया में कुल कितना समय लगता है? देखिए कुल समय पूछा है, तो ध्यान से इसको बनाइए। बहुत आदमी इसमें फंसते हैं मेरे भाई, ठीक है,
बनाइए। 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं। पहला ऑप्शन मारेगा, कोई 2 सेकेंड मार देगा, कोई 3 सेकेंड मार देगा, कोई 10 सेकेंड मारेगा। तो चलिए, लेकिन बताना है कितना समय लगता है। चलिए फटाफट बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? तबीयत को सुधार है मेरे भाई, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन देखिए 2 सेकेंड जो है मेरे भाई, लिखिएगा निश्वासन, निश्वासन में 2 सेकेंड, और लिखिएगा आश्वासन, आश्वासन, ठीक है। आश्वासन में 3 सेकेंड लगता है, मतलब लेने और छोड़ने में, और कुल होता है समय 5 सेकेंड। कितना होता है? 5 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। निश्वासन में 2 सेकेंड और आश्वासन में कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। टोटल समय कितना लगता है? 5 सेकेंड लगता है। 2 सेकेंड कभी भी नहीं मरिएगा। यहाँ कुल पूछा है। श्वास लेने का मतलब, श्वास लेने का मतलब श्वास लेंगे तो अंदर थोड़े रोक लेंगे मेरे भाई, छोड़ेंगे ना। इसका मतलब लिए तो छोड़ेंगे ही। तो कुल जो समय लगता है वो कुल 5 सेकेंड लगता है। और जब क्वेश्चन पूछा गया, अधिकतर लड़के 2 सेकेंड मार दिए, जबकि 2 सेकेंड जो है निश्वासन में लगता है, और आश्वासन में लगता है 3 सेकेंड। बहुत अच्छे बच्चे ये भी माने, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो 5 सेकेंड भी मारे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है मारे 2 सेकेंड। तो चलिए नोट कर लीजिए, सारे को नोट कर लीजिएगा। चलिए, कथा हम क्या, सर्वोच्च सम्मान क्या? देखिए, यह जो शाह अब्दुल अजीज जो लिखेगा, यह सऊदी अरब का, किसका है? सऊदी अरब का। उसके बाद लिखे पोर्ली मेरिट आयरन क्रॉस जो है किसका है? तो लिखेगा यह जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है। किसका है? जर्मनी का। द लेज ऑफ ऑनर ऑफ राइजिंग सन जो है, यह किसका है? लिखिएगा यह किसका है? यह फ्रांस का है। किसका है मेरे भाई? फ्रांस का। तो बच गया कौन? कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर अमेरिका का। कहता है डेविड कॉपरफील्ड किसकी रचना है? यह शेक्सपियर का। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, देवदास जो है तो चट्टोपाध्याय के लेखक है। चलिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, लिखेगा पुस्तकालय आयोग का स्थापना 1948 में हुआ। 1984 में साहित्य सोसाइटी का स्थापना हुआ। 1860 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होता है, और अभिलेखागार की स्थापना 1881 में होता है। कब होता है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881 में होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861, 1982 में साहित्य सोसाइटी होता है, ठीक है। और यह पुस्तकालय आयोग 1948 में। तैयार थे मेरे भाई आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार जो है